आज जिस कॉलेज कोर्स की फीस 10 से 15 लाख रुपए है, आने वाले 15 से 18 साल में वो जो कोर्स है करीब 35 से 50 लाख रुपए का होगा। यानी कि अगर बच्चे के जन्म लेते ही आपने सही से उसकी पढ़ाई के लिए प्लानिंग नहीं की तो आपको आगे चलकर बच्चे के एजुकेशन के लिए अच्छा खासा लोन लेना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज सेठी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंद किया जाने वाला शो पैसा बचाएं पैसा बनाएं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शो में हम बात करेंगे कैसे एक छोटी सी एसआईपी के दम पर आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं, और वो भी बढ़ती हुई महंगाई के साथ। और इसी सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा सुशील जैन जी, जो कि personalcfo.in के फाउंडर हैं और वेल्थ एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सुशील सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है और एक चिंता भी रहती है, बल्कि सवाल से ज़्यादा चिंता रहती है कि बच्चा अब हमारे परिवार में जुड़ गया है और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, पढ़ाई तो हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी करे, लेकिन उस पढ़ाई के लिए खर्च जो है वो कैसे मैनेज होगा और कैसे हम बच्चे की पढ़ाई के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस या फिर फंड तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब पेरेंट्स बनते हैं हम लोग, बच्चा आता है घर में, तो ये बहुत खुशी का पल होता है, लेकिन वहीं पे हमें थोड़ा सा प्लानिंग भी करने की ज़रूरत होती है। काफ़ी खर्चे होते हैं बच्चे आने के बाद। उन्हीं खर्चों में आप अगर एक थोड़ा सा खर्चा इंक्रीज़ करके एक बच्चे के लिए अगर आप एसआईपी शुरू कर पाएँ, एक निवेश कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन के लिए जैसे आपने बोला 35 से 50 लाख, अगर हम हायर साइड में 50 लाख भी लेके चलें तो बहुत ज़्यादा नहीं। आपको 100 रुपये अगर दिन के अगर आप सेट असाइड कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने बाकी खर्चों में से, तो बच्चे के लिए आप एक अच्छी राशि जमा कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे होते ये नहीं कि सब बाकी खुशियों में हम सब खर्चे कर रहे हैं, सब मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ ये आपकी 2-4 चीज़ फाइनेंशियल साइड में भी आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं फिर आप उसका बैंक अकाउंट की तरफ देखिए, आप उसका पीपीएफ वगैरह खुला सकते हो। अगर बच्ची है, लड़की होती है, तो सुकन्या समृद्धि में योजना भी खुला सकते हो। लेकिन अगर क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का है, एजुकेशन का आपका गोल है, 18 साल अपने पास टाइम है, तो आप इक्विटी मार्केट की तरफ भी रुख कर सकते हो, जहाँ की आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न्स 10 से 12% तक की रिटर्न आराम से आप एज्यूम कर सकते हो। तो आप वो करना चाहिए, आपको इन सब ख्यालों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जी सर, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात हम देखते हैं कि स्कूलों में और फिर आगे जाकर कॉलेजेस की जो फीस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये कैसे प्लानिंग करेंगे, कितना पैसा जो है काफ़ी रहेगा बच्चे की पढ़ाई के लिए? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि अराउंड 50 लाख रुपए अगर हम लें तो ये सफिशिएंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा एकदम से ही बढ़ जाएगा एजुकेशन को लेके, कि अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चा अच्छे क्वालिफाई कर ले तो हो सकता है अपने को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाए, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं बनता है। हाँ, प्राइवेट में अगर जाना है, क्योंकि हमें तैयारियां तो पूरी करके रखनी है, तो हमें प्राइवेट के ही हिसाब से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो अराउंड 50 लाख रुपीज़ सही रहेगा एक मुश्त के हिसाब से, जब 18 साल का बच्चा हो, तो ये आप कर सकते हो। और इसके लिए अगर आप 100 रुपये जैसे मैंने कहा, तो ये 3000 रुपये महीने का बनता है। अगर 3000 रुपये 18 साल तक आप रखते हो, 12% की रिटर्न हम एज्यूम करें, और यहाँ पे एक हल्की सी चीज़ आपको ये देखना है, हर साल उसको 12% से ही आप उसको बढ़ाते रहें, तो उस केस में आपका ये पूरा 50 लाख रुपया बन जाता है। तो आपको निष्फिक्र होके ये चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का एक इमोशनल चीज़ है। मैं यहाँ पे नीरज जी कहना चाहूँगा कि बच्चे के साथ साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को भी ध्यान रखिएगा, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर इनकेस हमारे को कम या ज़्यादा पड़े पैसा, तो हम वहाँ पे एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट आपके लोन का नहीं आता है, रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता। बिल्कुल। तो एजुकेशन का आप जैसे बोले कितना एक मुश्त है, यस 50 लाख का है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को अच्छी पढ़ाई देना, हम वो पूरी करेंगे। और अगर कम ज़्यादा होता है 50 लाख से, वैसे तो ये सफिशेंट होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर कम ज़्यादा होता है तो लोन का ऑप्शन सदा खुला रहता है। जी लेकिन सर, अगर जैसे आपने एक बड़ा ही अहम जो है पार्ट जोड़ दिया इसमें, रिटायरमेंट, और वो सही बात भी है, क्योंकि देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप भी तो बूढ़े हो ही रहे हैं, तो आपको एक वक्त पर आकर रिटायरमेंट होने के बाद आपको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जीवन गुजारने के लिए। और सही बात भी ये भी है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए तो एजुकेशन लोन अवेलेबल है, भले ही आपको
इस फंड के बाद थोड़ा ही एजुकेशन लोन लेना पड़े, लेकिन सर अगर दोनों को मिलाकर चलें तो फिर क्या व्यवस्था हो सकती है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए भी हम एसआईपी कर रहे हैं या फिर उसी से एक थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट निकालकर रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग की, वो दोनों को मिलाकर कैसे हो सकता है सर प्लान? देखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग आपकी पूरी अलग होती है, आपके घर खर्चों के हिसाब से उसके लिए पैसे की ज़रूरत आपकी देखी जाती है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपके जितने खर्चे हैं उस हिसाब से बनाई जाती है। क्योंकि 60 के बाद आपको लगभग 80 से 85 साल की एज तो आप रहती है, मतलब 30 से 35 साल और आपको जीना है, उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसलिए इस जगह पे ये जोड़ा आपको रिटायरमेंट बच्चे की एजुकेशन के साथ, कि अक्सर पेरेंट्स ये गलतियां कर देते हैं कि बच्चों के लिए तो सब कुछ कर देते हैं, फिर अपने बुढ़ापे के लिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं बच्चों को पूरा करने की, पढ़ाई पूरा कराओ, शादी कराओ, अच्छी बात है, लेकिन अपना बुढ़ापा भी सेव करते हुए चलो। तो ये बेहतर है, बच्चे के लिए ही सब कुछ करना है। पीपीएफ अगर खोलते हो तो बच्चे के नाम पे खोलिए, सुकन्या समृद्धि अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो भी कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सर इसके अलावा जैसे बच्चों के लिए बहुत सारे पारंपरिक प्लान भी हैं जो हम देखते रहे हैं कि कई सारे प्लान बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी सामने आए। अब दोनों में इक्विटी की जैसे आपने बात की, इक्विटी कैसे बेहतर उन प्लान से? क्या इसमें जो है रिटर्न के चांसेस ज़्यादा इसलिए बेहतर है, या फिर जो पहले हम प्लान यूज़ करते थे उसमें सुरक्षा ज़्यादा रहती थी लेकिन रिटर्न कम रहता था? दोनों की अगर तुलना की जाए तो फिर कैसे सर कौन सा बेटर प्लान इसमें से हम मान सकते हैं? इसमें भी मैं आपको देखेंगे, आपने सही जगह पकड़ा है। इसके पीछे मेरे कई और पर्पज है, सिर्फ रिटर्न नहीं है। रिटर्न नो डाउट 10 से 12% के आसपास हम लोग एज्यूम करते हैं जो रिटर्न इक्विटी मार्केट से आती है। वहीं आप पीपीएफ जो गारंटेड है वो 8% के आसपास आपको रिटर्न देगा। सुकन्या समृद्धि अभी इस बार का क्वार्टरली वो लोग रेट डिसाइड करते हैं, इस बार 8.2 है, जो कि पहले आज से 2015 में या 16 में वो 9% के आसपास होता था। तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे तो बेहतर मिलता है रिटर्न इक्विटी में, बट वहाँ एश्योर्ड रिटर्न है, सेफ्टी है। लेकिन मैंने क्यों आपको इक्विटी बोला, सिर्फ रिटर्न नहीं है, इसमें आपके पास लिक्विडिटी भी बनी रहती है। ठीक है, कि ज़रूरत पड़ने पे आप वो बीच में कुछ निकालना हो, हालांकि एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं पहले आज का देखूंगा, कल का बाद में प्लानिंग करूंगा। तो ये होता है कि एक शॉर्ट टर्म गोल ऐसे आ जाते हैं जो अनएवॉइडेबल होते हैं, उनके लिए आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है, बाकियों में थोड़ा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये इस वजह से मैंने आपको इक्विटी की तरफ जाने के लिए बोला। और टाइम पीरियड भी आपके पास काफ़ी है, 18 साल एक अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो। जी सर, आपने ये जो स्टेप अप की बात की, ये कैसे होता है? क्योंकि इसको अगर हम आसान भाषा में समझें कि मान लीजिए कोई आज 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से निवेश कर रहा है, तो स्टेप अप के हिसाब से देखें तो क्या 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा, वो होगा? और जब आप एक एसआईपी लेते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है सर ये स्टेप अप करने का? देखिए, इसमें बहुत आसान होता है ये। एक तो स्टेप अप मतलब मैं आपको अगर 1000 रुपये से समझाऊं कि आपको 1000 रुपये हैं अपने एसआईपी की और 10% से स्टेप अप बोलें तो 1000 की जगह 1100 रुपये होगा अगले साल से, राइट? तो आपको जब आप एसआईपी लेते हो उसी पे ऑप्शन मिलता है आपको कि एवरी ईयर आपको 10% से बढ़ाना है। तो आप अभी अगर उस पर टिक कर देते हो तो अगले साल जैसे 1 साल पूरा होता है तो जो 1000 रुपये आपके बैंक से निकलते थे, निवेश होते थे, अब वो 1100 रुपये होने लग जाएंगे और इसके नेक्स्ट ईयर अगेन फिर 10% बढ़ के होंगे। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं 10% से। हम लोग इसलिए स्टेप अप बोलते हैं क्योंकि देखिए अभी आज की जो आपकी इनकम है उस इनकम में अगर आप 1000 बचा रहे हो तो अगले साल हम एक एज्यूम करते हैं, एक जो नेचुरल ग्रोथ होती है, तो कुछ आपकी इनकम भी ग्रो होगी। तो इनकम ग्रो होगी तो आप सेविंग भी कर सकते हो। आज आप 1000 रुपये बचा सकते हो, लेकिन आज ही अगर मैं बोलूँ कि उसके 1000 की जगह आप 3000 करो तो शायद आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आज के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पहले हम आज को देखेंगे फिर कल का देखेंगे। तो अगर आज मैं अगर बोलूँ 3000 तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा घर चलाना में भी। तो इसीलिए हम लोग स्टेप अप बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं तो आपको टेन्योर कम हो जाता है, आपका कॉर्पस अच्छा बन जाता है। जी, तो उसी हिसाब से देखिए स्टेप अप का देखिए फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि जो निवेश आप कर रहे हैं अगर अचानक से आप उससे थोड़ा सा बढ़ा के निवेश करने लगेंगे और फिर उसके बाद फिर उस पर कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा, तो एक बड़ा फंड तैयार होगा। और एक्सपर्ट्स भी ये बात लगातार कहते रहे हैं, जैसे कि सुशील सर भी कह रहे हैं कि स्टेप अप अगर आप करेंगे एसआईपी में तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा ही होगा। तो इसके ज़रिए आप जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है?
आप अपनी राय और अपने सवाल जो है कमेंट के जरिए भी हम तक साझा कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद इस पूरे शो का था वो यही था कि आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि आप एक निश्चित तरीके से निवेश करते रहिए। और परंपरागत निवेश भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो जो आने वाले जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेंड में इस वक्त कोर्सेज हैं, उनकी फीस ज़्यादा है, उनको जो खर्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए यही मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे छोटी छोटी एसआईपी के जरिए भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई को सुरक्षित बना सकते हैं और आसान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक साझा करेंगे। और बाकी बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।